हम ऐसी दो बहुत मशहूर आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो एक आर्ग्यूमेंट है कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट, जो कि इब्न सीना ने पेश किया, और इस आर्ग्यूमेंट को हसनैन नकवी साहब बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने पढ़ा भी हुआ है, जानते भी हैं और इसको डिफेंड भी करते हैं, उसके अंदर बिलीव भी करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास है गजाली का कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जो कि उन्होंने पेश किया, और इसको फहद महमूद सोख्ता साहब डिफेंड करते हैं और पेश भी करते हैं। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से शुरू करते हैं, और फहद साहब अगर आप प्रेजेंट करना चाहें और कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को, ऐसी बात है बिल्कुल सादा सा आर्ग्यूमेंट है, और फिर हसनैन नकवी साहब उसके बारे में बात करेंगे। बुनियादी तौर पर तो ट्रेडिशनली दो प्रेमिस और एक कंक्लूजन का डिडक्टिव आर्गुमेंट है कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, जिसमें पहला प्रेमिस ये है कि हर वो शय जो इब्तदा रखती है एक इल्लत रखती है, यानी ये कि एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। दूसरा प्रेमिस जो है वो बुनियादी तौर पर यह है कि यूनिवर्स हैज अ बिगिनिंग, या कायनात एक इब्तदा रखती है। और फाइनली जो कंक्लूजन इससे ड्रा किया जाता है, जो डिडक्टिवली फॉलो करता है इस आर्गुमेंट को वैलिड बनाने के लिए, वो है कि यूनिवर्स हैज अ कॉज, यानी कायनात एक इल्लत रखती है। तो बुनियादी तौर पर तो ट्रेडिशनली हम इसे यूं ही देखते हैं। मैं एक इजाफा ज़रूर करता होता हूँ कि हालत का बयान बीच में लाजमी आ जाए कि जिस हालत में वजूद रखती है, तो कायनात अगर इस हालत में वजूद रखती है, जिस हालत में वो इस वक्त वजूद रखती है, इस हालत में वजूद रखने की अगर इब्तदा रखती है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी एक इल्लत रखती है, कम अज़ कम इस हालत में वजूद आने में जिसमें वो मौजूद है इसमें, ताकि हम मेरियोलॉजिकल निहिलिज्म से बच सकें। तो बस इतने से मैं तो तहरीफ करता हूँ इस पर। बाकी जितने ट्रेडिशनल एतराज़ात बनते हैं उनसे कोई फरार नहीं है, वो अभी भी किए जा सकते हैं, होपफुली हसनैन करेंगे भी। तो मेरी तरफ से तो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट वेरी सिंपली ये दो प्रेमिस और एक कंक्लूजन। साहब ने इसको बहुत एडिक्वेटली एक्सप्रेस कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। और ऐसा ही है कि जो आमतौर पे जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है, आमतौर पे जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है, उसको ये कहा जाता है कि हर वो शय जो कि हादिस है वो एक इल्लत रखती है, एक मुहदस की मोहताज है, ठीक है। और क्योंकि ये कायनात यानी कि ये मादी कायनात हादिस है, लिहाजा उसकी भी एक इल्लत है। या इसको ऑल्टरनेटिवली इस तरह से भी एक्सप्रेस आप कर सकते हैं कि हर वो है जो कि महल हवादिस हो, तो वो किसी इल्लत या किसी मुरज्जह की मोहताज भी है अपने दूसरे वजूद के लिए। और क्योंकि कायनात महल हवादिस है, लिहाजा वो एक मुरज्जह, एक इल्लत या एक मुहदस की मोहताज है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो है आर्ग्यूमेंट। उस आर्ग्यूमेंट का यूं कह लें कि दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस द आर्ग्यूमेंट, राइट। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज जो कि शायद क्लैरिफाई नहीं हुई, वो अभी हो जाएगी, कि इसमें तो कोई डाउट नहीं कि जो शय हादिस है, यानी कि जो भी शय हादिस है, तो वो एक मुहदस, एक मुरज्जा, एक इल्लत यानी कि एक कॉज की मोहताज है, ठीक है, अपने वजूद में आने के लिए, हुदूस वजूद के लिए। इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसमें क्यों नहीं डाउट है? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जो शय वजूद रखती है, यानी कि जो शय मौजूद है, वो या तो वाजिब बिज़ात है या मुमकिन बिज़ात है। ज़ाहिर सी बात है मुमकिन बिज़ात हो नहीं सकती, बिकॉज द इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस cannot exist, right? So if something exists, so it is either necessary in itself with respect to existence, or it is contingent in itself with respect to existence. I think there is no doubt, there is no ambiguity as far as this is concerned. अब जो हादिस है, यानी कि जिसके लिए साबित है कि वो शय हादिस है, तो और क्योंकि वो अदम से वजूद में आई है, तो अगर वो वाजिब बिज़ात होती तो वो कभी मादूमी ना होती, राइट। और क्योंकि वो वजूद रखती है तो वो मुमतने भी नहीं है, राइट। लिहाजा उसका मुमकिन होना साबित है। जिसका मुमकिन बिज़ात होना साबित है, तो ये साबित हो गया कि वो एक मालूल है, और वो एक अपने वजूद में आने के लिए और उस वजूद की बका के लिए किसी न किसी इल्लत, खारजी इल्लत या मुरज्जा की मोहताज है। खारजी हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि शय अपने आप को वजूद दे नहीं सकती, यानी कि खुद अपने ही वजूद की मौजूद हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसमें ये बात क्लियर है, यहाँ तक इसमें कोई वो नहीं है। मसला यहाँ पर यह है कि जब हम कहते हैं शय हादिस है, तो यानी कि द थिंग इज टेम्पोरली ओरिजिनेटेड, तो यहाँ पर हादिस से हमारी मुराद है हादिस ज़मानी। हादिस ज़मानी हम उसको कहते हैं कि जो मसबूक बिल ज़मान हो, यानी कि जिस शय के वजूद से कबल ज़माने का वजूद हो, और कोई क़ित्अ ज़मान ऐसा हो शय के वजूद से कबल जो कि उस शय के वजूद से खाली हो, और ये क़ित्अ ज़मान और शय का वजूद बाहम यकजा नहीं हो सकते। यानी कि there is a relation of तक़द्दुम and ताख़ुर, priority and posteriority between the two things. So therefore a thing is said to be temporally originated if its existence is preceded by a period of non-existence, and the existence of the thing is posterior in relation to that period of non-existence. Okay?
and this period of non-existence cannot coexist with the period of the existence of that thing, right? अच्छा, इसमें इशू ये है कि अगर हादिस इसी को कहते हैं, ठीक है, यानी कि हादिस वो है कि जो मसबूक बिल ज़मान हो, तो मानना पड़ेगा कि शय के वजूद से पहले ज़माने का वजूद है, वरना अगर ज़माने का वजूद नहीं है तो फिर वो शय हादिस ज़मानी हो नहीं सकती, यानी कि वो टेम्पोरली ओरिजिनेटेड नहीं हो सकती। तो लेकिन अगर उसको टेम्पोरली ओरिजिनेटेड मानना है तो वी हैव टू ग्रांट द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम प्रायर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट थिंग, राइट? अच्छा, लेकिन इसमें इशू ये कि इन द टाइम इन द एरिस्टोटेलियन सेंस, यानी कि ज़मान इन द एरिस्टोटेलियन सेंस, it is the measure of motion, and motion is the transition of a thing from potentiality towards actuality, and potentiality resides within matter. Okay, so in other words, motion, time is dependent upon motion, and motion is dependent upon matter. In other words, if there is no matter, there can be no motion, and in the absence of motion, there can be no time. From human perspective, of course, because it is defined to be the projection of a human mind on the movement, because we define time to be a time to be a way of keeping track of what is moving. ठीक है, अगर हम एक पिक्चर स्टिल कर देते हैं तो we won't know for how long it has been like that. अब कोई मूवी देख रहे हो और एकदम से कोई स्टिल शॉट आ जाता है तो हमें ये लगता है कि शायद मूवी पॉज हो गई है, बिकॉज आवर माइंड इज कनेक्टेड इन अ वे कि हम ये समझते हैं कि मूवमेंट मींस टाइम, ठीक है, और अगर वो टाइम स्टिल मूवमेंट स्टिल कर दी जाए तो हम टाइम का ट्रैक नहीं रख सकते। सो यस, फ्रॉम अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ ह्यूमन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर है टाइम को समझने का, आपकी बातें और अरस्तू की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। वैसे ही मैं ऑफ द बैट कह दूं कि मैं प्लेटोनिक आदमी हूं। जबरदस्त बात है, क्योंकि आई एम मोर inclined towards Neoplatonism myself. So Neoplatonism, I'm sure you must be aware that it's a fusion of Platonism and Aristotelianism. So yes, so we agree that time is a measure of motion, and motion is the transition of a thing from potentiality towards actuality, and potentiality resides within matter. I don't agree with all of these premises or all of these assertions actually. मेरा ख्याल है कि प्राइम मूवर का जो आर्गुमेंट था जो अरिस्टोटल को देना पड़ा वो इसीलिए था बिकॉज ही कुडंट कंसेप्चुअलाइज एनी चेंज अदर देन मूवमेंट, ठीक है, और वो प्री सोक्रेटिक जितनी भी फिलॉसफी है उसका एक खासा था, क्योंकि हेराक्लिटस एक ऑल चेंजिंग इटर्निटी की बात कर रहा है, एक तरफ एवरीथिंग इज इन फ्लक्स एंड एवरीथिंग इज मूविंग एंड यू कांट स्टेप इन अ रिवर ट्वाइस, और दूसरी तरफ पार्मेनिडीज और ज़ीनो वगैरह हैं कि जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर इज नो मूवमेंट एंड एवरीथिंग इज एज इट इज, ठीक है, और ये चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज़ द ओनली चेंज व्हिच इन द प्री सोक्रेटिक एरा अप अंटिल इवन अरिस्टोटेलियन थॉट दैट कुड बी कंसीव्ड वाज दैट ऑफ मूवमेंट। तो और मूवमेंट की परसेप्शन, बिकॉज अरिस्टोटल इज एपिस्टेमोलॉजिकली एम्पिरिसिस्ट, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि हमारा दिमाग एक टैब्यूला रासा है एंड देयर इज नथिंग इन द माइंड दैट ऑलरेडी डज नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, तो उसके लिहाज से उसके लिए तमाम एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रूथ्स जो हैं वो उसी रेफरेंस से आएंगे जो इंसानी दिमाग है, यानी उसके लिए ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो प्राइमरी इंस्टिगेटर ऑफ नॉलेज भी है और प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ नॉलेज भी है। अगर एक ही तरह की सिर्फ कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है और उसी कॉन्शियसनेस के हवाले से तमाम एग्जिस्टेंस की जजमेंट होनी है तो फिर हम ये मानने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन क्या मानने को तैयार हो जाएंगे? कॉन्शियसनेस के तमाम जितनी भी चेंज है वो सारी की सारी मूवमेंट है। ऑल चेंज इन एंड ऑफ इटसेल्फ कैन बी क्लेम्ड टू बी सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट बिकॉज़ अरिस्टोटेलियन लॉजिक जो है वो प्राइम मूवर की तरफ जाता है। दैट इज व्हाट आई एम ऑब्जेक्टिंग टू। I'd like to add one thing over here, that you're right in asserting that all change implies movement, but with the distinction that instantaneous change does not necessarily entail time. Exactly. So that is what I am objecting to. No, I was making an assertion that I was objecting to. I was just clarifying an assertion कि Aristotelian logic के अंदर, मंतक के अंदर हमारे पास ये बात वाजिबी सी हो जाती है कि तमाम तब्दीली किसी न किसी सूरत की हरकत ही है, ठीक है, और हरकत जो है वो एक मादे से मुंसलिक है, इसके अलावा नहीं हो सकती। तो ये असर्शन मैं दे रहा हूँ कि जो अरस्तवी मंतक देता है, और इस असर्शन पर मैं मोतरिज हूँ, एतराज रखता हूँ, और उस एतराज की बहुत सी हालतें वही हैं जो आपने दूसरी बता दी कि इंस्टेंटेनियस चेंज भी एक चीज है जिसमें मूवमेंट लाजमी नहीं है कि अमल उस चीज का अमल दखल हो। तो जहां तक मैं अभी तक आपका एतराज समझा हूँ वो यूनिवर्स के ऊपर, वो ये है कि अगर उससे पहले कहीं वक्त का वजूद होना है तो उस वक्त के वजूद को साबित करने के लिए किसी हरकत का वजूद होना लाजमी है कि जिसकी ट्रैक के लिए वो टाइम। थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि ग्रेजुअल चेंज टाइम के बगैर, आई मीन ग्रेजुअल चेंज जो है, टाइम जो है, इट इज अ मेजर ऑफ ग्रेजुअल चेंज, जिसको आप मोशन कहते हैं ग्रेजुअल चेंज को, है ना। तो और जो मोशन है, यानी कि जो टाइम है वो मोशन के बगैर नहीं है, मोशन जो है वो मैटर के बगैर नहीं है, यानी कि मैटर की सरिश में फ्लक्स है ना, इट इज अ कांस्टेंट फ्लक्स एंड इट इज कांस्टेंटली इन मोशन। तो अगर
ये जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट कहता है कि इमाती कायनात हादिसे ज़मानी है, तो इमाती कायनात को हादिसे ज़मानी कहने से मुराद ये है कि एक क़ित्आ ज़मान ऐसा है कि जिसमें ये इमाती कायनात मादूम है। लेकिन ज़मान से पहले ज़मान हो नहीं सकता ना। There can be no time before time. There can be time before what we call time. नहीं, but that is not what I'm talking about. We call time from time zero onwards when Big Bang happened. We call time when we keep track of the movement of this matter. What right do you have to claim that there was no time in any other definition before this time? Yes, this time is equal to zero. What is beyond that? We don't know. And you are asserting somehow that there can't be time before time, as if I'm saying that there was this time before this time. No, I'm not saying that. No. You said that there was a Big Bang, and prior to the Big Bang, there was a time zero. Try to understand what I'm saying over here. What I'm saying is that there is the substance, the very substance of the material cosmos is constantly in motion. So there was never a moment where there was matter, but it lacked motion within itself. How can you say that time, when I say time, I mean time as a measure of gradual change. How can you say that there was time in the sense that I'm speaking of time prior to time? I'm not saying that. If you're not saying that, then the cosmos is not temporally originated. Not temporally originated with respect to the time that originated with it. Temporally originated with respect to a certain other dimension of time that is beyond the origination of this particular matter. आपने अभी खुद कहा मेरे पूछने पर, जब मैंने आपसे पूछा कि टाइम से पहले टाइम नहीं हो सकता, आपने एग्री किया कि हाँ नहीं हो सकता। आपने कहा नहीं, मैं किसी और टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे पूछा क्या जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, क्या वो मेजर ऑफ ग्रेजुअल चेंज है कि नहीं है? तो आपने कहा हाँ वो मेजर ऑफ ग्रेजुअल चेंज है। तो अगर वो मेजर ऑफ ग्रेजुअल चेंज है, then it is the same time, there is no other time, and you are still contradicting yourself by implying that there is time before time. हाँ, अगर आप जिस टाइम की बात कर रहे हैं, it is a measure of some other change, not gradual change, तो फिर बात दूसरी है। 3 घंटे की मूवी हो जी, आप उसको 6 घंटे में देख सकते हैं। 3 घंटे की मूवी हो, उसको 6 घंटे में, हाँ अगर उसकी जाहिर सी बात है मैं उसे स्टॉप करूंगा तो देख लूंगा। एग्जैक्टली। एक कीपिंग ट्रैक ऑफ चेंज विद इन दैट 3 hours ऑफ दैट मूवी है, और वो एक टाइम। अगर एक लेवल ऑफ चेंजिंग है जो उस मूवी के रेफरेंस में है, वो 3 घंटे का है, उसे आप जितना मर्जी रोक लें, तोड़ लें, आगे पीछे कर लें, वो वही रहेगा। वो ग्रेजुअल चेंज का एक टाइम है जो कि 3 hours है। आप उसे 1 साल में भी देख सकते हैं, एक दूसरे टाइम रेफरेंस के हिसाब में जिसमें आप जिंदगी गुजारते हैं। ठीक हो गया? 6 घंटे आपने भी खुद कहा कि मैं 6 घंटे में देख सकता हूँ उसको स्टॉप कर करके। मैं ये कह रहा हूं कि वो 6 घंटे आपने कैसे मापे? वो आपने अपनी हयात में गुजरने वाले जो तब्दीलियां होने वाले या चेंजेस हैं या हरकत सकनात हैं, उनका टाइम उनका जो आपने ट्रैक रखा है, उसका जो हिसाब है टाइम का, वो 6 घंटे है। तो आपने एक ही डेफिनेशन कि चेंज को ट्रैक करना जो है वो टाइम है। चेंज किस चीज का ट्रैक हो रहा है, उस हिसाब से टाइम की डिमेंशंस चेंज हो जाती हैं। एक है मूवी का टाइम ट्रैक हो रहा है, मूवी के अंदर जो मूवमेंट्स, वो 3 घंटे की मूवी, आप उसको साल में देख लें, वो साल भर की मूवी नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो टाइम जो है, जब हम कहते हैं मूवी कितनी देर की है, तो हम उसको उस मूवी के अंदर होने वाली तब्दीलियों के ट्रैक के तौर पर समझ रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में इतनी तब्दीली आ चुकी है, आज इतने फरवरी है या इतना मार्च चढ़ने वाला है, तो हम अपनी कायनात के हिसाब से गुफ्तगू कर रहे हैं। और अगर ये मैं कहता हूं कि इससे पहले भी वक्त था, और उससे पहले जो वक्त था उसकी भी डेफिनेशन यही थी कि वो चेंज को ट्रैक कर रही है, लेकिन मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि वो इस यूनिवर्स के चेंज को ट्रैक कर रही थी, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है? तो इस तरह से आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि टाइम की सेम डेफिनेशन कि ये चेंज को ट्रैक करती है, इसकी बुनियाद पर ज़माने जो हैं वो मुख्तलिफ बन सकते हैं कि वो ट्रैक किस चीज़ के चेंज को कर रहे हैं, वो शय क्या है जिसकी तब्दीली को मापा जा रहा है। तो हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक मुकम्मल वक्त है, जो आप बिग बैंग से कहें या जहां से भी कहें, जो T=0 से इस कायनात का टाइम ट्रैक कर रहा है तब से लेकर अब तक, जिसकी बैक साइड रेडिएशन जो है वो हमें अभी तक मिल रही है। लेकिन उससे प्रायर अगर कोई टाइम है या नहीं, जिस ओवरऑल हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि ये हवादिसे ज़मानी है, ये कायनात, वो तो एग्जिस्ट कर सकता है। मैंने आज सुबह 3 बजे एक मूवी देखना शुरू की और मैंने शाम 6 बजे खत्म की। एक ये बड़ा टाइम है जिसमें हवादिसे ज़मानी वो फिल्म थी, वो थी खुद 3 घंटे की, और वो टाइम 0 से शुरू हुई थी। लेकिन एक बड़े वक्त के एम्बिट में जहां हमारी जिंदगी का चेंज चल रहा है, वो 3 बजे शुरू हुई थी, रात के 6 बजे खत्म हुई थी। उस बड़े टाइम एम्बिट में जो खुदा की तब्दीली को देख रहा है, उसके अंदर ये हवादिसे ज़मानी है। ये अपने वक्त के हिसाब से हवादिसे ज़मानी बिल्कुल नहीं हो सकती, मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ। तो इसमें मसला आपको कहां पर है कि मैं इसी वक्त से साबित करूं कि या इस वक्त में हादिसे ज़मानी है, तो ऐसा तो मैं क्लेम ही नहीं कर रहा। एग्जांपल्स आप दे रहे हैं ना, वो तो रेलेवेंट ही नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ क्यों।
इसको जरा हौसले से जरा सुन लीजिएगा, फिर जाहिर सी बात है आप बोलेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा। देखें, मैं कैलेंडर टाइम की बात ही नहीं कर रहा। जब मैं टाइम कहता हूँ, so I'm not talking about days, weeks, months and years or decades. I'm not talking about that. I'm not talking about time that is determined by planetary motion. So I'm not talking about hours and minutes or years or decades or something like that. That is not what I'm talking about. Okay, I'm talking about time with respect to motion that occurs within the very substance of matter itself. This motion, since it is the very essence of matter, it never ceases. And since it never ceases, so this absolute time never ceases to exist. I'm not talking about planetary motion. I'm not talking about years, days, months. So when you say that, yes, even prior to the creation of the world, there was time in the sense that it was a measure of gradual change, you accepted. I mean, and you agreed, we both agreed that time is a measure of gradual change. We're not talking about instantaneous change. We're talking about gradual change over here. And gradual change is a transition of a thing from potentiality to actuality. Okay, we both agree upon this. And potentiality resides within matter. Okay, so how can there be the time that you're talking about, how can there be that time without matter? Even that time presupposes the existence of matter. I don't think that matter getting actualized to become matter should also have to depend on there already being a matter. That's ridiculously illogical. अगर एक शय ने वजूद पाना है, अगर एक मादे ने बनना है, और आप ये कहें कि इस मादे को बनने के लिए जो पोटेंशियल रखना है वो भी इस मादे के अंदर ऑलरेडी हो जाना चाहिए, और उसका मतलब है कि मादा ऑलरेडी बन चुका है। सर मैं ये कहूंगा ही नहीं. Why would I say that? Why would I say that? When I'm saying that matter cannot be temporally originated, तो मैं ये कहूंगा ही नहीं. मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं. Exactly. You are saying something different. आप कहना चाह रहे हैं कि मादा टेम्पोरली ओरिजिनेटेड हो सकता है. मैं यही तो क्वेश्चन कर रहा हूं कि मैं ये क्यों कहूंगा कि मादे को टेम्पोरली ओरिजिनेटेड होने के लिए एक प्रायर मादे की जरूरत है. मैं कह रहा हूं कि मादा खुद टेम्पोरली ओरिजिनेटेड नहीं है. अच्छा, एग्जैक्टली मैं यही कन्वे करने की कोशिश कर रहा था कि we differ on a very fundamental point. जो टाइम की आप बात कर रहे हैं कि the time which existed before this time, तो वो टाइम gradual change था. आप खुद मान रहे हैं कि हाँ वो भी it was a measure of gradual change. लेकिन gradual change presupposes potentiality. तो matter तो फिर भी आ गया. तो यानी कि we are still back at the same problem. You are still talking about the existence of time before time, which is a contradiction. The point is that he agreed that yes, there is a cause of this universe. ठीक है? या anything that exists. For instance, उन्होंने ये कह दिया. And then I say that this universe exists. I didn't say that. आपने पहले premise को challenge फिर क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा. आपने लगता है आप मेरी दोबारा सुन लीजिएगा. मैंने ये कहा कि अगर कोई शय हादिस होती है तो उसका कॉज लाजमी है. मैंने ये कहा था. उसूली बात कही थी कि अगर हादिस होना साबित हो जाता है तो फिर मुहदस भी साबित है. मैंने ये कहा था. नहीं वो तो मैं भी ठीक है, वो मैं भी उसको कहाँ उसे करार ले रहा हूँ. हाँ, यही बात होती है ना कि एक सेकंड premise है this universe has a beginning. फिर एक थर्ड हमारा कंक्लूजन है कि यूनिवर्स हैज अ कॉज. और ये किस चीज से उखज हुआ कि पहला प्रेमिस एक उसूली बात है जिसके साथ वो एग्री कर रहे हैं. मैं यही तो कह रहा हूं कि पहले प्रेमिस के साथ उन्होंने एग्री की. हां, उसूली बात तो से भी है. बिल्कुल हां जी. अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस उसूली बात से एसोसिएट करते हैं और फिर हम यहाँ दूसरी कंक्लूजन की तरफ आते हैं, और कई बार हमें डिडक्टिव आर्गुमेंट के कंक्लूजन की साउंडनेस को भी डायरेक्ट चेक करना पड़ जाता है कि हमको सच्ची यानी यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है. ठीक है, ये है. तो मिसिंग लिंक सिर्फ क्या है जो जिस पे उनकी और मेरी बहस हो रही है. मिसिंग लिंक ये है कि यूनिवर्स की बिगिनिंग है या नहीं. ठीक हो गया. अब ये मुझसे सवाल किस नौयत का कर रहे हैं, या ये सवाल इस नौयत का नहीं कर रहे कि साइंस थी और उसने उस टाइम पर खड़े होकर ये देख लिया था कि यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही. ठीक, सवाल किस नौयत का हो रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है. सवाल इस नौयत का हो रहा है कि जी देखें, इससे आपको ये साबित करना पड़ेगा कि इससे पहले कोई शय या कोई जमाना एग्जिस्ट करता था. आप ये कह रहे हैं कि एक टाइम पहले भी एग्जिस्ट करता था. चलें, अब अगर हसनैन साहब जरा इजी हो जाएं कि मैं उनको उसी तरह कोट कर रहा हूं जिस तरह वो चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं कि वो टाइम अगर पहले भी एग्जिस्ट करता था तो वो कैसे कर सकता है. क्योंकि टाइम जो है वो चेंज का नाम है, ग्रेजुअल चेंज का, और मैं उसके साथ एग्री किया. तो जी वो फिर चेंज किस चीज में हो रहा था, जैसे इलियास आप बिल्कुल बेहतरीन बात समझे कि वो चीज किस में चेंज हो रहा था. अब मैंने ये कह दिया कि ये एक्सप्लेनेटरी किस्म का क्वेश्चन है, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन ये देता हूं कि गॉड में चेंज हो रहा था. अब आप क्या कह रहे हैं कि ये बैगिंग द क्वेश्चन हो गया. मैं बैगिंग द क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं अपने सिर्फ एक थियोलॉजी के अंदर मिसाल के तौर पर सही है, मुझे समझ आ गया. ट्रैक हो जाऊं. हां, मैं थोड़ा सा डी ट्रैक इधर हो जाऊं समझाने के लिए, क्योंकि हसनैन साहब को शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही उस तरह से, मैं समझा नहीं पा रहा. तो हम अगर हमें ये कहे कि जी ये इम्तिहान क्यों, ये क्या हो रहा है जी, सफरिंग क्यों है दुनिया में, हम कहते हैं जी इम्तिहान था. अच्छा जी इम्तिहान कैसे हो रहा है, इसमें हमें क्यों डाल दिया जी, हमने शब अलस्त खुद किया था जी, वादा किया. ये सारी एक्सप्लेनेटरी किस्म की एक्सपोजिशन होती है, ये आर्गुमेंट का हिस्सा नहीं होता.
इन्होंने जी। मुझसे डायरेक्ट ये पूछा कि जी फिर वो पहले चेंज किस चीज में आ सकता है? मैं कह रहा हूँ अच्छा। कि गॉड में। तो ये अच्छा, एक्सप्लेनेशन, ये बेगिंग का क्वेश्चन नहीं है कि जी, मैंने जी। यहाँ मनवा लिया कि गॉड है, ना इधर माने मेरा आप। हाँ, इधर मेरा एक जी सवाल है कि जी। आप क्या इस प्रोपोज़िशन से एग्री करते हैं कि हर चेंज को एक कॉज़ चाहिए होती है? हम्म, क्या आप नहीं, इससे एग्री करते हैं? चेंज के लिए तो ये होगा ना कि चेंज जिसमें आना है बस वो हो, उसका अच्छा, कोई तो उसकी कॉज कॉज़ हो या ज़रूरी ना नहीं हो। है? चेंज की कॉज़ नहीं, ज़रूरी नहीं है? चेंज जिस चीज में आ रहा है बस वो होना जरूरी है। अच्छा, तो मतलब यानी और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, चेंज का कॉज़र कुछ नहीं होता? या तो आप कहें कि एक्सटर्नल कॉज जरूरी है या नहीं, जी, या जी। आप कहें इंटरनल कॉज जरूरी है या नहीं, या आप कहें सेल्फ कॉज जरूरी है या नहीं है। अब हम अनकॉज्ड कॉज की अगर बात करें, जो हम गॉड को डिफाइन करते हैं, अगेन आई एम गोइंग एक्सपोजिटरी, नॉट बेगिंग द क्वेश्चन, टू जस्ट प्रीसपोज माय हुँ। कंक्लूजन अबाउट द यूनिवर्स एंड द गॉड। तो ये जो सारे सवाल हैं, इन सब सवालों से बचने का, या इन सब सवालों के सामने एक ही बात की जा सकती है कि जी चेंज जिस शय में आना है वो जरूरी है। मसलन अरस्तु जो है, उनका एक बहुत ज्यादा काम जो है वो चीजों की एसेंस के ऊपर भी है, बीइंग एज सच के ऊपर। उन्होंने मैटर की डेफिनेशन एक्सटेंशन की है, ठीक है। उन्होंने मैटर की डेफिनेशन हरगिज कैपेसिटी टू चेंज नहीं की, जो यहाँ दाएं बाएं से आने की कोशिश हो रही है इस चीज की तरफ, ऐसा नहीं। वो ये कहते हैं कि मैटर क्या करता है, एक्सटेंड करता है। क्या गॉड एक्सटेंडेड है? अगेन हम ये डिस्कशन आर्गुमेंटेटिव मैटर से अलग कर रहे हैं। क्या गॉड एक्सटेंडेड है? नो, दैट वुड पुट स्पेस ऑन गॉड, ठीक है। टाइम और स्पेस, इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर दूं ताकि कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट थोड़ा सा खुल सके। जिस तरह से टाइम को देखा जा रहा है इस तरफ, इस सारे मामले में, वो यूं है कि जैसे ये भी एग्जिस्ट करता है और स्पेस भी एग्जिस्ट करती है। हालांकि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें सिर्फ क्या है कि स्पेस एग्जिस्ट करती है और उसमें मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट को ट्रैक करने का जो आला है वो टाइम है, ठीक हो गया। यानी अगर कोई चीज बिल्कुल मूव ना करे, मैंने जिस तरह मूवी की पॉज होने की मिसाल दी, या दूसरी जिनको उन्होंने इररेलेवेंट कह दिया लेकिन साबित अभी नहीं किया, वो शायद अभी जरूर करेंगे, तो वो चीज जो पॉज्ड हालत में है वो मूवमेंट नहीं रख रही, और हमारा किसी भी तरह की मूवी हो या कुछ हो, उस टाइम पर टाइम क्या दिखा रहा होगा? स्टिल। इससे समझ ये आती है कि टाइम इन एंड ऑफ इटसेल्फ कोई चीज नहीं है। टाइम हमारी स्पेस के साथ ओरिएंटेड एक डायमेंशन है कि जिसमें हम स्पेस में होने वाले चेंज को मेजर करते हैं, और इस पे मैं उनके साथ अग्री कर रहा हूं तब से। अब मसला ये हो रहा है कि वो टाइम जो स्पेस के साथ लिंक्ड और बाउंड और उस पर डिपेंडेंट है इस तरह से कि अपना वजूद ही नहीं रखता, महज उसकी एक एट्रीब्यूट कही जा सकती है। उस चीज को वजूदी हालत में ढालना, उसकी मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस मानना और कहना कि ये साबित करें कि माँ कबल वक्त जो है वो मैटर होना चाहिए, अगर वक्त होगा तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही अगर बात हम है। ये कहें कि एक स्टिलनेस है with respect to that matter and change है with respect to another thing that exists, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसका एक टाइम एग्जिस्ट कर जाएगा, इस चीज का कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, हुँ, हुँ। ठीक है। फिर अच्छा, फिर मेरा इसको फिर थोड़ा सा आपसे खोल लेते हैं कि खुदा जी, जी, के जी। अंदर है वो पोटेंशियलिटी, जो ये पोटेंशियलिटी एक्चुअलाइज करने की बात कर रहे हैं। अगेन आई एम गोइंग एक्सपोजिटरी एंड नॉट आर्गुमेंटेटिव। जिस चीज को ये कह रहे हैं ना कि उस मैटर के अंदर खुद पोटेंशियल होना चाहिए। मसलन मेरे अंदर क्रिकेटर बनने का अगर पोटेंशियल है, तो इसका मतलब है कि पहले मैं इंसान हूं या मैं एग्जिस्ट करता हूं। ये बात इनकी ठीक हो गई। मेरे अंदर मैटर बनने का जो पोटेंशियल है वो मेरे मैटर बन जाने के बाद नहीं आएगा, दैट इज अब्सर्ड। वो किसी ऐसी जात में वो पोटेंशियल होगा मुझे मैटर बना देने का कि जो मुझे प्रीसीड करती हो। अच्छा, मेरा तो इधर अब आपसे एक छोटा जी जी जी, जी जी मेरा नहीं, छोटा लंबा सा एक सवाल सवाल है करेंगे आपसे जी। कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि खुदा के 2 पार्ट्स हैं, एक जो कि एक्चुअलाइज हो चुका है और एक उसके अंदर पोटेंशियलिटी भी एग्जिस्ट करती है। नहीं नहीं नहीं, खुदा के 2 पार्ट नहीं। खुदा पोटेंशियल रखता है क्रिएट करने का, हाँ। वो जब चाहे एक्चुअलाइज कर दे। खुदा अच्छा, तो कायनात वो बनाने का पोटेंशियल रखता था और उसने अच्छा, एक्चुअलाइज कर दिया। तो सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो खुदा के एक्चुअलाइजेशन को रोकती है? एक नहीं स्पेसिफिक रोका टाइम किसी ने तक। एक स्पे खुदा की विल, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, यहीं से तो तो मतलब विल, आप ये कहना सही यही तो एक इशू, जब हम कॉन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट की तरफ जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट का खुदा विल रख सकता है, इरादा रख सकता है, कुछ नया कर सकता है, कुछ नया रोक सकता है, दुआएं सुन सकता है, और बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। यानी कुछ नया क्रिएट करना चाहे तो नया कुछ क्रिएट कर सकता है। लेकिन तो अच्छा, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट जो है वो उसके थ्रू ये मसला ही आने वाला है कि वो अच्छा, विल तो नहीं रखता, वो आप ये मजबूर है वो तक। आप जी, ये प्रपोज करते हैं कि खुदा की विल चेंज हो सकती है? विल नहीं, चेंज नहीं, खुदा विल रख सकता है, ठीक है। अगर खुदा शुरू ही से एक विल रखता है तो उसमें चेंज कोई नहीं आया। वो मैं अगर मिसाल के तौर पर आज कहता हूँ कि जी आज से बाद 2 तारीख को मेरा एक एग्जाम है, मैंने वो पेपर देना है, मैं ये विल रख लेता हूँ, एक्चुअलाइज 2 तारीख को करता हूँ, तो क्या इधर अभी से लेकर हाँ, 2 तारीख तक मेरे अंदर कोई चेंज या मेरी विल अच्छा, के अंदर कोई चेंज आ गया? बिल्कुल, बिल्कुल। फिर लेकिन आपने ये भी कहा था
अब सॉरी हसनैन भाई, मैं बस आखिरी सवाल करके फिर चुप करने लगा हूँ बड़ा मैंने वैसे ही टाइम दे दिया। तो मेरा ये सवाल था कि आप कह रहे थे कि जो खुदा की रिस्पेक्ट से भी एक टाइम है, ऐसी है ना? जी जी जी। तो मतलब आप कह रहे थे अब टाइम तो है ही मेजर ऑफ चेंज, ठीक है? तो वो खुदा में वो कौन सा चेंज आता है जिससे हमें खुदा के टाइम का पता चलता है? नहीं, खुदा में चेंज नहीं आता। खुदा जो अवामिल कर रहा है उनकी एक तरतीब बन जाती है, ठीक है? खुदा जो है वो कायनात तरतीब दे, या खुदा कायनात के अंदर किसी को पैगंबर बनाकर भेजे, या किसी फरिश्ते को कहे कि फलां जगह पे दुम्बा रखो। ये तो इस कायनात की बात नहीं है, मैं तो इससे पहले वाली की बात कर रहा हूं। मैं भी ओवरऑल कहने लगा हूं ना कि इससे पहले क्या होता रहा है, वो तो एक पूरा फलसफे का सवाल है जो तमाम मज़ाहिब में मानने वालों से किया जाता है कि पहले खुदा क्या कर रहा था। आप हमें अगर वो बता दे तो हम बता देंगे क्या कर रहा था, लेकिन वो क्या कुछ कर सकता था इससे पहले भी, या करता रहा है? हाँ, वो कर सकता था, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? और अगर कोई टाइम था तो वो उस हिसाब से होगा कि जो वो तब करता रहे। इसके अंदर भी आपको उसका टाइम देखना पड़ेगा कि वो, जिस तरह मैंने कल सवाल किया कि क्या ग़ज़वा बदर में पहले मदद की है अहज़ाब में, तो इसके अंदर जितना भी टाइम है वो हमारे रेफरेंस से है, इंसानी रेफरेंस से है ना। तो मसला यहाँ ये हो रहा है कि मैटर के अंदर मैटर बनने का पोटेंशियल जब रखने की वो बात कर रहे हैं, और फिर उसको सेल्फ रेफरेंशियल कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल भी ऑलरेडी एक्चुअलाइज्ड मैटर के अंदर होना चाहिए, लिहाजा मैटर हमेशा से इटर्नल। जो वो कहना चाह रहे हैं मैं बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं उनको समझ नहीं पा रहा। मैं सिर्फ ये समझाने से कासिर हो रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नाकाम हो रहा हूँ ये समझाने में कि यहाँ मसला मैटर के मैटर बनने के बुनियादी उनसर पर है कि ये मैटर बना है, ठीक है? और यही है, वो ये कह रहे हैं कि ये मैटर कभी बना नहीं है, ये मैटर बस था। वो इस मैटर को ही खुदा बनाने के बहुत करीब पहुंचे हुए। यूनिवर्स इज गॉड जो है वो इससे कुछ बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कि वो उसके अपने अंदर ही पोटेंशियल हो। अब हसनैन साहब को आप इजाजत दें, वो कुछ बात करें। जी हसनैन, अब आप वक्त लीजिए, इंतजार करवा रहे हैं। मैं बोलूं? जी जनाब, माजरत। नहीं, माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अच्छा है फहद साहब ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, मैं उनकी बातें सुन रहा था और गौर से सुन रहा था। और लेकिन हाँ, मैं मकसद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूर दें कि मैं ये कह सकूं कि हमारी जो गुफ्तगू है वो अभी तक वहीं पर खड़ी हुई है ना। यानी कि देखें, मैं ये कह रहा हूँ, फहद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने ये उसूली बात कही थी, और ये न सिर्फ कलाम बल्कि फ़लसफ़ा दोनों में ये उसूल मुसल्लिमा है। यानी कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, इसमें कोई कंटेंशन नहीं है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि इफ़ अ थिंग बिगिंस टू एग्जिस्ट then it necessarily has an extraneous cause। यानी कि अगर कोई शय हादिस है, हादिस साबित हो जाती है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये कायनात हादिस है, मैं एक उसूल जो है वो बयान कर रहा हूँ कि अगर एक शय हादिस साबित हो जाती है, यानी ये साबित हो जाता है कि ये अदम ज़मानी से वजूद में आई है, तो उसका एक खारजी इल्लत मुरज्जा या मुहद्दिस होना लाजमी है, ठीक है? अच्छा, अब वो मुहद्दिस जो है वो इल्लत ऊला है, यानी कि फर्स्ट कॉज या खुदा है या कोई और है, इससे कतई नज़र, ठीक है? अच्छा, अब मसला ये है कि जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है वो ये कह रहा है कि जनाब ये मादी कायनात हादिस ज़मानी है, ठीक है? अच्छा, हादिस ज़मानी का जैसे कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हादिस ज़मानी उसी को कहते हैं जो कि मसबूक बिल ज़मान हो, यानी कि शय के वजूद से कबल ज़माने का वजूद हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ, और ये मैंने एक्सप्लेन कर भी दी थी, लेकिन शायद हो सकता है, अगर मुझे इजाज़त हो ये कहने की, कि शायद हो सकता है कि फहद साहब उसको नहीं वो समझ पाए कि मैं कहना क्या चाह रहा था। मैं फहद साहब की बात से एग्री कर रहा हूँ कि ज़मान खुद बज़ाते खुद कोई कॉन्क्रीट रियलिटी नहीं है, यानी कि ज़मान बिमा हुआ ज़मान, यानी कि टाइम इटसेल्फ हैज़ नो कॉन्क्रीट रियलिटी इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है। ज़मान एक एतबारी चीज़ है, यानी कि हम मादे में जो तगय्युर हो रहा है, जो ग्रेजुअल चेंज जिसका हम मुशाहिदा करते हैं, उससे हम एक एतबारी शय जो है वो अखज़ करते हैं उस चेंज को मेजर करने के लिए, और उसका नाम हम ज़मान दे देते हैं, ठीक है? अच्छा, बात सही हो गई। लेकिन मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, कि ये इंतिज़ाए ज़मान किससे हो रहा है? ये इंतिज़ाए ज़मान यानी कि द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द नोशन ऑफ टाइम, इट हैपेंस ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज क्यों हो रही है? ग्रेजुअल चेंज हो रही है मैटर की वजह से, यानी कि मैटर है तो ग्रेजुअल चेंज है, ग्रेजुअल चेंज है तो टाइम है। आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, बट आई एम श्योर वी गेट द पॉइंट। अब फहद भाई ने बोला कि आई होप ही अलाउज मी टू कॉल हिम भाई, सो आई वुड रियली लव दैट। तो फहद भाई ने बोला कि ये जो ज़मान है, यानी कि जिस ज़मान के बारे में वो कह रहे हैं कि कायनात उसकी रिस्पेक्ट से मसबूक है, यानी कि मसबूक बिल ज़मान उस ज़मान की रिस्पेक्ट से है जो कि इस ज़मान से अलग है। तो मैंने उनसे वही पूछा, क्या वो ज़मान ग्रेजुअल चेंज को मेजर करता है या इंस्टेंटेनियस चेंज को मेजर करता है? तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये खुद उन्होंने बोला, मुझसे एग्री किया, और मैं भी उनसे एग्री कर रहा हूँ कि नहीं, वो ग्रेजुअल चेंज ही को मेजर करता है। अगर वो ग्रेजुअल चेंज को मेजर करता है तो ग्रेजुअल चेंज तो मैटर में ही होती है,
ठीक है, तो मैटर तो फिर यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो वो ज़मान है जिसकी वो बात कर रहे हैं। तो यानी कि टाइम से पहले टाइम हो नहीं सकता ना, यानी कि इन अदर वर्ड्स वो मेरी बात से एग्री ही कर रहे हैं। ही जस्ट डजंट वांट्स टू एक्सेप्ट इट और जस्ट डजंट वांट टू एक्सप्रेस इट दैट वे। अब वो इसको दूसरी तरह से लेना चाहें तो ही इज फ्री टू डू दैट, लेकिन वो कह वही रहे हैं जो कि मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जहां तक उनका ये कहना कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये ज़मान जो है वो क्रिएटेड नहीं है बल्कि ये तो इटर्नल है, तो ये बात उनकी दुरुस्त है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़मान इटर्नल है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ये ज़मान मालूल नहीं है। ठीक है, दोनों बातों में फर्क है। मसला यही तो है कि मुतकल्लिमीन के नजदीक मुमकिन बिज़ात वही है जो कि हादिस ज़मानी हो। फिलासफा के नजदीक मला के एहतियाज जो है वो हुदूस ज़मानी नहीं है, मला के एहतियाज इम्कान ज़ाती है, कंटिंजेंसी है। क्योंकि अगर मला के एहतियाज हुदूस है, ठीक है, तो कायनात हादिस होने के बाद यानी कि फिर उस इल्लत की एहतियाज नहीं रखेगी। और अगर यानी क्योंकि मला के एहतियाज ने आपने हुदूस को करार दिया ना, अगर आपने मालूल के मला के एहतियाज को हुदूस करार दिया तो हादिस होने के बाद वो क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच दैट इफेक्ट वाज डिपेंडेंट अपॉन अ कॉज, दैट क्राइटेरिया ceases to exist. Now, if that criteria ceases to exist, so the effect is no longer dependent upon the cause. And if the effect is no longer dependent upon the cause, the effect is necessary in itself. Basically, what you're trying to say leads to the transition of that which is contingent in itself towards that which is necessary in itself. This is impossible क्योंकि शय की ज़ात तब्दील नहीं होती है। जो मवाद सलासा है, इम्कान ज़ाती, वजूब ज़ाती, इम्तिना ज़ाती, इसमें चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो बात अभी भी वहीं पर खड़ी हुई है कि यानी मैटर की मूवमेंट इन्फिनिट रिग्रेशन रखती है। नहीं, मैं अभी इन्फिनिट रिग्रेस की बात नहीं कर रहा, अभी तो हम अभी प्रोग्रेस कर चुके हैं। जो आपने कहना कि हर वक्त से मैटर है और वो ग्रेजुअल चेंज का शिकार है, ये इन्फिनिट रिग्रेशन ही है। अगर मूवमेंट एंड चेंज, yes infinite regress with respect to the linear causal series, ये बिल्कुल सही है। यानी कि infinite regress जो है जिसकी infinite regress is only impossible with respect to the hierarchical series, the Thule series, not with respect to the Arzi series. लेकिन पहले मैं आपके मौक़िफ़ को जानना चाह रहा हूँ कि ये ज़मान से पहले ज़मान कैसे आएगा? इसी मैं वही बता रहा था जी, बताएं। अगेन आपने जो बात की कि क्या टाइम ग्रेजुअल चेंज को कहते हैं, हाँ जी, तो फिर वो तो मैटर में ही होता है। ये असर्शन आप 3-4 बार कर चुके हैं और मैं 3-4 बार इस पे एतराज कर चुका हूँ कि ये बात कि ग्रेजुअल चेंज एक मैटर की प्रॉपर्टी ही है और ये ग्रेजुअल चेंज मैटर से अलहदा किसी सूरत हाल में नहीं डाल सकता, मैं इसको नहीं मान रहा। ठीक है, ये अच्छा, अगर आप उसका एक मिनट फाद भाई, देखें जब हरकत होती है, चेंज होती है, तो उसमें एक मब्दाए हरकत होता है, एक मुंतहाए हरकत होता है और एक मौजूए हरकत होता है, राइट? तो ये जो मब्दाए हरकत का क्या है, वो चेंज क्या है? मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, अगर वो मौजूए हरकत जो है वो चेंज क्रिएशन है। नहीं, आप मेरा सवाल सुन तो लें हुजूर, मेरे सवाल को कंप्लीट तो लेते हैं। अगर वो मौजूद है हरकत, ग्रेजुअल चेंज, ठीक है, ग्रेजुअल चेंज का मौजूद सब्जेक्ट जो है वो मैटर नहीं है, तो जिस चीज को भी आप करार देते हैं वो मैटर ही है, क्योंकि वो आप देखें बात क्या करें, आप बात ही ग्रेजुअल चेंज की कर रहे हैं। ग्रेजुअल चेंज प्रीसपोजेस पोटेंशियलिटी, क्योंकि वो है ग्रेजुअल ना, तो पोटेंशियलिटी तो आ ही गई, और क्योंकि मौजूद है हरकत भी होना लाजमी है तो एक्चुअलिटी भी आ गई। तो एसेंशियली बात मैटर ही कर रहे हैं, लेकिन ये मैटर ना अपना ना थोपें। ये वही बात है कि हम खुदा साबित करें और अल्लाह पे ले आए फौरन किसी को। आप चेंज की बात कर रहे हैं, मैं चेंज मानता हूँ, आप कहते हैं चेंज मैटर ही में होता है। ग्रेजुअल चेंज कर लें आप। जी, मैं उससे हटूंगा। मुझे जो बात समझ आई है, मैं समझाना चाहूँ क्योंकि वो फहद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रेजुअल चेंज है वो सिर्फ मैटर ही में नहीं आता, और चीजों में भी आ सकता है। मैटर का बनना भी एक चेंज है ना। नहीं, तो मैं असल में यही तो मसला है कि मैटर तो उस वक्त बनेगा ना जब आप कह रहे हैं मैटर बना, यानी कि आप मैटर को हादिस ज़मानी करार दे रहे हैं। जब आप मैटर को हादिस ज़मानी करार दे रहे हैं तो आप मैटर को इन्फिनिट रिग्रेशन से बचता हूं। आप इन्फिनिट रिग्रेशन पर फिर डायरेक्ट आ जाएं। मैं ये कहता हूं कि मैटर जो है वो अपनी ग्रेजुअल चेंज रखने का जो उसकी फिजिक एट्रीब्यूट आप बयान कर रहे हैं, अगर आप इसको इन्फिनिटली रिग्रेस करवा देंगे तो ये नहीं होता, इन्फिनिट रिग्रेशन नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं मैटर के अंदर इन्फिनिट रिग्रेशन साइंटिफिकली और फिलोसॉफिकली आप मुझे साबित कर दें, मैं उसको मान जाऊंगा। तो इन्फिनिट रिग्रेशन तो है नहीं, इन्फिनिट रिग्रेशन क्यों नहीं है? मकसद मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात को। आप किस चीज को इन्फिनिट रिग्रेस कहना चाह रहे हैं, पहले तो ये बताएं और फिर बताएं कि वो क्यों नहीं हो सकती। मूवमेंट और चेंज मैटर ही में होता है, लिहाजा क्रिएशन ऑफ मैटर हो नहीं सकती, क्योंकि वो एक इटर्नल रियलिटी बन जाएगी, क्योंकि मैटर ही पोटेंशियल और एक्चुअलिटी रखता है। नहीं, मैटर क्रिएटेड है, लेकिन क्रिएटेड से ऑब्वियसली हमारी मुराद कुछ और है, आप कुछ और मुराद ले रहे हैं। तो मैटर क्रिएटेड है, आप क्या मुराद लेते हैं? मैटर क्रिएटेड है से क्या मुराद है? It is contingent. ये नहीं भी हो सकता, यानी कि it is an effect in need of a cause. मैं वही कह रहा हूं ना, ये नहीं भी हो सकता था।
इन इटसेल्फ ये नहीं हो सकता था। यानी कि अपनी इल्लत से वाबस्ता हुए बगैर, ये हाँ आप सही कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता था, बिल्कुल अपनी इल्लत से वाबस्ता हुए बगैर, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि ये अपनी ज़मानी से वजूद में आए। सर एक सेकंड है, अब क्या ये अपनी इल्लत हो सकता है? नहीं, अपनी इल्लत तो कोई शय नहीं हो सकती ना, इसकी इल्लत इससे खारिज में है ना। बिल्कुल बिल्कुल खारिज में। क्या कोई शय वजूद रख सकती है? मैं मकसद ये डाउट करूंगा कि इसकी मादे की इल्लत जो है वो खारिज में। मैंने कहा चले ऑन रिकॉर्ड ही सारा कुछ करवा लेना। नहीं भाई, मादे की इल्लत जो है वो खारिज में है और मुजरिद है, यानी कि मुजरिद है। ठीक हो गया। एक शय मादे से खारिज में वजूद रखती है। नहीं फहद भाई, कैसे वजूद रखती है? आप देखें, मादा या इल्लत मादा है? नहीं, अभी तो नहीं मानना ना। अभी मुझे बिल्कुल अभी मुझे ये समझें कि आई एम एग्नोस्टिक टू इट ना। अभी तो ये तो साबित करें। नहीं, आपने यही कहा ना इल्लत है, मैं खुदा लफ्ज नहीं लगाता। इल्लत मादा लग रही है आपको? इस मादे की इल्लत मजीद मादा है? नहीं, आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ पहले वो तो समझें। आप कह रहे हैं कि मादा हादिसे ज़मानी है तब उसकी इल्लत साबित होगी, तो अभी तो वो हादिसे ज़मानी साबित ही नहीं हुआ ना, तो उसकी इल्लत कहाँ से आ गई? नहीं, अभी आपने कहा कि कंटिंजेंट है, मैं तो उस तरफ से अब आ रहा था। अब बार-बार वापस चले जाते हैं। अच्छा नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं अपने उसूल के लिहाज से बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप आएंगे तो फिर बात दूसरी हो जाएगी ना, जरा उसको समझें। सही। अभी तो वो यानी अभी आप चाह रहे हैं, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। आप चाह रहे हैं कि अगर अभी आप मुल्हिद हैं, नहीं, मैं ये नहीं यकीन दिलाना है उसके बारे में। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मेरी बात सुन लें। देखें, अगर आप मुझसे मेरी मनहज के बारे में पूछेंगे तो फिर ये सारी मैं समझ गया हूं। ये मादा की इल्लत रखता है, वो इल्लत फारिक अन मादा है, वो इमटीरियल है, ये सब बातें उससे पर्टेन करती है ना। लेकिन अभी हम बात जब कलाम कॉस्मोलॉजिकल की कर रहे हैं तो मैं आपसे समझ रहा हूँ ना, तो अभी तो और आपके नजदीक मालूल वो है जो कि हादिस हो, तो अभी तो मादे का मालूल होना ही साबित नहीं हुआ ना, मैं ये कह रहा हूँ। जी, मैं समझ गया था। आपने 2 मिनट और जाया कर दिए अपने। तो मैं समझ गया था कि आप कह रहे हैं कि एक मेरा मनहज है, एक मेरा आपके आर्गुमेंट पे एतराज है। वो सिंपल बात थी। जी। मैं अब जो गुफ्तगू अब आपके मनहज के हिसाब से करूं या सिर्फ अपने दलील के हिसाब से करूं? नहीं, आप दलील के हिसाब से कर दूं ना। मैं तो आपकी मनहज को समझना चाह रहा हूं, तो आप अपनी कलामी मनहज के हिसाब से बताएंगे। नहीं, कलामी तो मैं खैर नहीं हूं। मैं ठीक है, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट कलामी ही है ना सर, इसीलिए तो वो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है। बाकी बहुत सी चीजें जो है वो इनके पास खराब भी हैं। मैं तो चलें, अच्छा खैर। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं, और ये फिलासफा के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जी। तो मैं ये कहने लगा था अब कि फिर इन्फिनिट रिग्रेशन पे आ जाते हैं ना, यानी ये कि मैटर जो है वो ग्रेजुअल चेंज, उस ग्रेजुअल चेंज में, और उसको हम टाइम कहते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि एक शय के हादसा होने के लिए टाइम से एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया, वो तो हम दोनों एक ही बात पॉइंट पर सही है। आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री कर रहा था कि आप कह रहे हैं कि वजूद, अब आप ये कह रहे हैं कि वजूद जो है या मैटर जो है ये इसलिए हादिसे ज़मानी नहीं है कि इससे पहले ज़माने का कोई हमारे जहन में मंजर नहीं बैठ सकता, क्योंकि ज़माना मादे के साथ जुड़ा हुआ। मैं भी कुछ अजर्ट नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि मादा कदीम है या ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि मादा हादिस है। मैं तो आपका मौक़िफ़ समझ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मैं वो कई बार समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, या तो मेरा मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है या मेरा इब्लाग। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब वजूद जो है, ये हमारा जो मादा है, जितना भी ये मादा हमारे सामने है, हम इसे यूनिवर्स कहें, मल्टीवर्स कहें, साइमुलेशन थ्योरी के मुताबिक एक साइमुलेटेड एक्सपेरिमेंट कहें, जो भी कहने की कोशिश करें, द एग्जिस्टेंस दैट वी ऑब्जर्व। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी एक बिगिनिंग है। आप कह रहे हैं नहीं, ठीक हो गया। मैं ये कह रहा हूँ इसकी एक बिगिनिंग है, क्योंकि हमारे पास जो तमाम साइंटिफिक और इस किस्म का एविडेंस है वो ये बता रहा है कि हमारी इस तमाम यूनिवर्स की जो मूवमेंट है, सर साइंटिफिक जगह पर फिलोसॉफिकल डिस्कशन कर रहे हैं। अभी साइंटिफिक उस पे ना जाए ना, वो तो फिर साइंस फिलोसॉफिकल मेथड नहीं है। नहीं मेथड नहीं है। कार्ल पॉपर फिलोसोफर नहीं है सर, बेकन फिलोसोफर नहीं है। नहीं, साइंस इन्हीं मेथड्स पर खड़ी है ना। ये आपने अजीब बात कर दी, साइंस की तरफ ना जाए, फलसफे में रहे। साइंस फलसफा है, यानी कि आपके पास मेटाफिजिकल आर्गुमेंट नहीं है, यानी कि आपके पास फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट नहीं है। आपको साइंटिफिक क्यों नहीं? वो भी फिलोसॉफिकल मेथड है भाई। नहीं सर, वो देखिए, आप कार्ल पॉपर को फलसफी नहीं समझते क्या? बेकन फलसफी नहीं है, अरस्तु फलसफी नहीं है। कौन फलसफी नहीं है जिसकी बुनियाद पर सारा साइंटिफिक मेथड है? आप अरस्तु क्यों नहीं? पॉपर नहीं है, पॉपर नहीं है, उसका फॉलिबिलिज्म फलसफा नहीं है। नहीं, आई कांट से आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइंस मुकम्मल तौर पर एक फलसफियाना निज़ाम है इल्म। हाँ, लेकिन वो पेनरोज की भी थ्योरी है फिर। क्या?
कि वो मतलब उसको आप फिर जब ये कैसे समझ रहे हैं कि वो फिलोसफी नहीं नहीं इलियास, बात ही क्या गलत हो थ्योरी रही है। यानी कि जी, हम जी, हम थ्योरी यहाँ पर इलियास देखें, सुने मेरी बात सुने, यहाँ पर हम आए जी, जी, हैं एक मेटाफिजिकल माबादु तबीर डिस्कशन करने ना। तो जी, माबादु जी, तबीर डिस्कशन में अरस आप मेटाफिजिकल वर्ड कहाँ से आया था वो सर? तो फिर बात सर सही नहीं है। मेटाफिजिकल वर्ड कहाँ से आया ये तो था? फिर हम बात ही जो है यानी कि हम अपने जो पैराडाइम जो सेट हुआ सर है, मेटाफिजिकल वर्ड कहाँ से आया था? लॉजिकल आर्गुमेंट्स ये हमारे पास ज्यादती ना करें। जी, जी, मेटाफिजिकल वर्ड कहाँ से आया? पहले सोफ्ता साहब आप बात वो तो गुस्सा कर गए हैं कि साइंस को फलसफे में लाना जैसे हराम है। मैं इनसे पूछने लगा हूँ कि मेटाफिजिकल लफ्ज कहाँ से आया? सर हरगिज लफ्ज कहाँ से आया? नहीं आप मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करें, मैं आपसे कतई गुस्सा नहीं कर रहा। जी, जी। Perhaps, मेरी आवाज थोड़ी बुलंद हो जाती होगी, आई अपोलोजाइज फॉर कोई दैट। मसला नहीं, नहीं कोई मसला नहीं। हाँ नहीं आप मुझे ये दोनों बताएं मेटाफिजिकल लफ्ज कहाँ से आया? जी, जी, मेटाफिजिकल लफ्ज कहाँ से आया मुझे ये बता दें। हुसैन आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अच्छा, आप मुझसे कह रहे हैं? जी जी। अच्छा आपने मैंने कहा ना कि आप मेटाफिजिकल डिस्कशन में साइंस नहीं आने देंगे, तो मैं पूछने लगा था मेटाफिजिकल वर्ड कहाँ से आया? फहद भाई मेरी बात सुने, देखें मैं ये नहीं कह रहा कि आप साइंटिफिक आर्गुमेंट्स कर नहीं सकते, नहीं आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो फिर डिस्कशन ही अलग हो जाएगा ना। नहीं होगी ना, मेरा यही क्लेम है कि ये एक ही डिस्कशन है दैट ना, यानी कि मसला नहीं, मसला पता है क्या, यानी कि फिर आप ये मान रहे हैं इन इफेक्ट उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि आपके पास फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ साइंस पूरी की पूरी फलसफे पर खड़ी है, तो उससे आने वाला आर्गुमेंट फिलोसॉफिकल कैसे नहीं है? नहीं मैं वही बहस करने लगा फिर आपसे। नहीं मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। जो प्रिंसिपल जो प्राइमरी जो एक्सियम्स हैं, एक्सियोमैटिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, लॉ ऑफ एंटिटी, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, ये साइंस इस पे खड़ी हुई है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। लेकिन फलसफा जो है वो साइंस पे नहीं खड़ा हुआ ना। नहीं खड़ा हुआ, लेकिन साइंस हाँ, सपोर्ट कर रही है। साइंस का एक फिलोसॉफिकल मेथड साइंटिफिक। फहद भाई या तो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट है या नहीं है, अगर है तो पेश कर दें, नहीं है तो मैं साइंटिफिक आर्गुमेंट्स पे अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल। नहीं आप मुझे ये बताएं आर्गुमेंट किस चीज की यूनिटी है? फहद भाई मैंने अब यार आर्गुमेंट फिलोसॉफिकल ही होता है। आर्गुमेंट बुनियादी तौर पर लॉजिकल स्ट्रक्चर की एक कड़ी का नाम है, और लॉजिकल स्ट्रक्चर फिलोसॉफिकल ही होता है। ये कौन सी डिवीजन है? पहले हम इस्लाम और साइंस की डिवीजन सुनकर पागल हो गए, अब फलसफे और साइंस में भी डिवीजन आ गई है। लेकिन वैसे हसनैन भाई यहाँ पे अगर मतलब वो अगर अपने प्रेमिस को इंडक्टिवली सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइंस एक बस इंडक्टिव एविडेंस ही उसके ऊपर पेश कर रही है ना। नहीं मैं फहद भाई के, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आए हैं, मैं वो साइंटिफिक आर्गुमेंट्स वो पेश करेंगे, मैं वो भी सुन लूंगा और मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा, लेकिन वो दलील नहीं हो जाएंगे। मैं उनको दलील, क्योंकि बात फिलोसॉफिकल पैराडाइम में होती है ना। आर्गुमेंट का मानी दलील होता है, आप कह रहे हैं मैं साइंसी दलील दूंगा, लेकिन मैं उसको दलील नहीं, यार ये क्या बात कर रहे हैं? लेकिन फहद भाई अगर मतलब आप इस डिस्कशन से अगर बाहर निकलें, तो मेरे ख्याल से जो आप बात कर रहे हैं वो नहीं निकला नहीं जा सकता सर। इलियास भाई एक बात समझें, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट और ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट्स की पूरी फैमिली ये जिस एक बात पे डिवाइडेड है, वो बात क्या है वो तो समझें। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट ये कहता है कि कॉस्मोस को देखकर बात करो, ओंटोलॉजिकल कहता है ऑन पेपर माथे पे रहो। अब मैं उस कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट की सपोर्ट में उस पूरे फैमिलियल ट्रेडिशन ऑफ आर्गुमेंटेशन में अगर कॉस्मोस नहीं ला सकता और कॉस्मोस को स्टडी करने का सबसे ऑथेंटिक सोर्स साइंस नहीं ला सकता, तो मैं कैसे बहस करूं? नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं ठीक है, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया हूं और मैं उससे सिंपैथेटिक हूं, ऑल्दो आई डोंट एग्री विद इट। लेकिन फिर बात सही है, फिर ये बात यानी कि क्लियर हो गई ना, फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट नहीं है, यानी कि मेटाफिजिकल फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट नहीं है। हां, ये ओंटोलॉजिकल नहीं है, ये मतलब ओंटोलॉजिकल नहीं है, फिलोसॉफिकल तो है। नहीं भाई, कॉस्मोलॉजिकल कैसे? नहीं एक सेकंड इलियास, एक सेकंड। जी तो आर्गुमेंट जो प्राइम मूवर आर्गुमेंट है, ठीक है, क्या वो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं है? अरस्तू का प्राइम मूवर आर्गुमेंट जो जी वो कॉस्मोलॉजिकल है। बिल्कुल है, मैं एग्री कर रहा हूं आपसे, तो वो बिल्कुल फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि कैसे कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट फिलोसॉफिकल नहीं होगा? नहीं वो तो आर्गुमेंट ये नेसेसरीली इंटेल नहीं करता ना कि अगर वो कॉस्मोलॉजिकल है तो वो फिलोसॉफिकल है। ये तो मैं भी नहीं कह रहा, मैं तो ये भी नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने जो डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश की कि जी मेटाफिजिकल या फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट लाएं, मैं आपसे पूछता हूं कि मेटाफिजिक्स लफ्ज कहां से आया था? अरे अरस्तू साहब ने एक चैप्टर लिखा फिजिक्स के ऊपर, अब सुन लेना थोड़ा सा। अच्छा, फिजिक्स के ऊपर चैप्टर लिखा, जी बोले, फिजिक्स के ऊपर चैप्टर लिखा, उसके बाद एक चैप्टर लिखा जिसमें इलाहियात पर गुफ्तगू की हमारी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, लेकिन उस चैप्टर पे नाम कोई नहीं था। हाँ, नहीं आप सही कह रहे हैं, उसको आबादत तभी आपके इलाहियात ही बोलते हैं, आप सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली। अब उसको जो भी उसका वो पुराना एडिटर है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो पुराने तरीन कंपाइलर्स में से अरस्तू के, उसने क्या किया, उसने फिजिक्स चैप्टर का नाम देखा, फिजिक्स एक चैप्टर था, उससे अगले चैप्टर पे नाम कोई नहीं था, उसने उसको नाम दे दिया मेटाफिजिकल का। अब सुन लेना, उसने उसको नाम दे दिया मेटाफिजिकल का। अब या तो अरस्तू बिल्कुल बेवकूफ था कि उसने सारी फिजिकल डिस्कशन करने के बाद उससे इलाहियात की तरफ रुजू किया, जैसे अभी आपने कहा कि वो प्राइम मूवर का आर्गुमेंट फिलोसॉफिकल भी है, मेटाफिजिकल भी है, बिल्कुल है, लेकिन उससे पिछले चैप्टर में जाकर अरस्तू का इस्तेदलाल पढ़े, वो सारे का सारा साइंटिफिक है।
वो जीनू के पैराडॉक्स के खिलाफ बात कर रहा है, वो जीनू के एरो इम्पॉसिबिलिटी के खिलाफ बात कर रहा है, वो जीनू के टॉर्टोइज और हरक्यूलिस की गुफ्तगू के खिलाफ बात कर रहा है। अरस्तु जो है वो सारी के सारे साइंटिफिक एविडेंस को खड़ा करते हैं, उस दौर के मौजूदा एविडेंस को, और उसके ऊपर एक अगला बाब बांधते हैं जिसको इलाहियात या मेटाफिजिक्स का नाम दे दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि मेटाफिजिकल डिस्कशन करते हुए मैं साइंस ना लेके आऊं? जी मैं अभी तो भी यहीं से तो कहूंगा, आई है हमेशा से। देखें ये फिर आप थोड़ी सी गर्दन ऐसे लगा रहे हैं, साइंटिफिक आर्गुमेंट। अब मेरी एक बात सुन लें, मैं ये कहता हूं कि साइंस का तमाम निजाम इंडक्टिव आर्गुमेंट फिलोसॉफिकल होता है सर। फहद भाई आप मेरी अर्ज से सुन लें, मैं क्या कह रहा हूँ। जो बात आप कर रहे हैं ना, तो वो तो उस तरह तो बायोलॉजी भी फलसफे में हो जाएगी, केमिस्ट्री भी फलसफे में हो जाएगी, क्योंकि फलसफा उम्मुल उलूम है, ठीक है ना, इट इज द मदर ऑफ ऑल द साइंसेस। एग्जैक्टली, तो आपको क्या इशू हो रहा है इससे? नहीं ना, मुझे तो बहुत सीरियस इशू है। अब ऐसा नहीं है, वो अरस्तु के जमाने में था तो था, ठीक है। अब जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बायोलॉजी को फिलोसफी समझना चाहें, आप बेशक समझे भाई, आपकी मर्जी है। आई मीन आई एम नॉट हु एम आई टू पास एनी जजमेंट ऑन दैट। आप नहीं समझते बायोलॉजी साइंस नहीं, फिर हमें फिलोसफी की डेफिनेशन एक्सपैंड करनी पड़ेगी। डेफिनेटली वो मेटाफिजिक्स में तो नहीं आएगी ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन नहीं मेटाफिजिक्स मैं भी नहीं कहूंगा। हाँ तो सही है। फिर मैं अभी जिस बात कर रहा हूँ माबादु तबियत, और जिस फिलोसफी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो जनरल इलियास आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? कन्वेंशनल सेंस है, जी, तो उसमें आप इलियास आप मेरी बात सुनिए। अभी जब मैं दाएं बाएं गया था तो हसनैन भाई भलाई के साथ एहतराम है मेरे लिए, मैं क्या कहूँ, इन्होंने ये कहा कि मैं एक आम एग्नोस्टिक हूँ जिसे कुछ पता नहीं है। जी। अब मैं साइंस से दलील लाने लगा हूँ तो ये फलसफे के वाहिद गार्डियन बन गए हैं कि मैं बताऊंगा क्या उसमें आता है क्या नहीं आता। अब मैं इनको किस तरह डील करूं, मुझे आप समझा दें। मैं इनको ये सही कह रहे हैं फहद भाई, ये सही कह रहे हैं कि मतलब, ये तो फिर हमें पता है क्या, ये तो फिर आप एपिस्टेमोलॉजिकल उस पे बात हो जाएगी। फहद भाई मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है, मैं करूं क्या, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मैं एपिस्टेमोलॉजिकली एक सेकंड आप ये करें, मैं ये करता हूं, आप ये करें। जी अगर आपकी आवाज कट रही। खैर अभी ये हो रहा है कि मैं कोई चीज फॉर ग्रांटेड लेकर आगे चलने लगता हूं तो मुझे कह दिया जाता है नहीं फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं, मैं तो अभी एग्नोस्टिक। मैं कोई चीज बचगाना तौर पर जिस तरह बिल्ड करके ऊपर आने की हमें आदत है कि अच्छा किसी एग्नोस्टिक को समझाना है, उधर से आता हूं तो अगला बंदा जो है वो बड़ा रिजिड है कि नहीं यूं होता ही नहीं है, यूं है, यूं कहता नहीं है, यूं है, अपनी डेफिनेशंस प्रीसपोज लेकर बैठा हुआ है मेरे आर्गुमेंट से। अब ऐसे मुझे असल में समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी ऑडियंस को ट्रीट किस तरह करूं। मुझे इशू नहीं है दोनों तरह से बात करने में, मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आ रही कि मैं एक साइंटिफिक आर्गुमेंट लाने लगा हूं और वो पूरी जो जड़ है ओंटोलॉजिकल और कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट्स की बहस की, वो बहस खुल गई है और वो खुलनी थी। जो अगर कोई भी सही तरह से ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट या कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को समझने वाले दो अशखास आपस में गुफ्तगू करेंगे तो वो बहस खुलेगी कि क्या कॉस्मोस से आर्गुमेंट लेना जायज है या नहीं है। ठीक है, वो खुलनी थी और उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की कि हर साइंटिफिक आर्गुमेंट मेटाफिजिकल नहीं है, लेकिन उन्होंने जुमला का इस्तेमाल किया कि साइंटिफिक आर्गुमेंट फिलोसॉफिकल नहीं होता। फलसफा भी सिर्फ मेटाफिजिक्स नहीं है, फलसफे में भी हजारों चीजें। जी बिल्कुल ठीक हो गया ना। अच्छा मेरा सवाल ये है कि आप बुनियादी जो 3-4 बहसें करते हैं उसमें एपिस्टेमोलॉजी भी आती है ना, और उसमें मेटाफिजिक्स भी आती है, और उसमें एक्सियोलॉजी भी आती है, और टेलियोलॉजी भी आती है, सारा कुछ आता है। एपिस्टेमोलॉजिकल बहस भी तो उसका हिस्सा होगी ना। एक तसव्वुरे वजूद तसव्वुरे इल्म के बगैर नहीं बन सकता। आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं आपको अपना तसव्वुरे वजूद अपने तसव्वुरे इल्म से काट कर बयान कर दूं तो या आपको फलसफा नहीं आता या मुझे नहीं आता। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे हर्ट कर गई है ये बात थोड़ी सी, जो कि मैं नहीं बताना चाहता था कि यार ऐसे तो ना करें कि मैं पिच के दोनों साइडों पे खेल लूं। ठीक है, इधर से भी मैं खेल रहा हूं, नहीं जी मुझे एग्नोस्टिक की तरह बताएं, दूसरी तरफ से भी मैं खेल रहा हूं कि नहीं मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि सारे साइंटिफिक आर्गुमेंट फिलोसॉफिकल। साइंटिफिक आर्गुमेंट की सोच के सुन लो, लेकिन वो मेटाफिजिकल आर्गुमेंट नहीं है। ये कहने की मैं हरगिज एक इंच इजाजत नहीं दूंगा कि साइंटिफिक आर्गुमेंट फिलोसॉफिकल नहीं। आप कहें मेटाफिजिकल नहीं है, मैं मान लूंगा, लेकिन कई बार वो मेटाफिजिकल होता भी है। प्राइम मूवर का अरिस्टोटेलियन आर्गुमेंट जिसके ऊपर सारी एविसिनियन थॉट खड़ी है, जिसके ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट को आज सपोर्ट करेंगे अगर उसके लिए टाइम बच गया, वो खुद एक कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट भी है, वो खुद साइंटिफिक आर्गुमेंट भी है, और वो मेटाफिजिकल आर्गुमेंट भी है। आई डू गिव इट डज नॉट नेसेसिटेट दैट एवरी कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट और साइंटिफिक आर्गुमेंट इज अ मेटाफिजिकल आर्गुमेंट, बट द पॉइंट इज इट इज नॉट। इसी तरह दूसरी तरफ भी इट नेवर नेसेसिटेट्स कि एक साइंटिफिक आर्गुमेंट फिलोसॉफिकली नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह हम ये हसनैन से मुझे कोई एतराज नहीं है, ये कर सकते हैं, करें, लेकिन मैं ये बता दूं कि मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। ना साइंस दीन से अलग है, ना फलसफे से अलग है, ये अंदर ही है। दीन और फलसफा साइंस से बड़ी चीजें हैं और इनको बयान करने के लिए साइंस भी एक टूल बन सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादती की बात होती है कि आप फलसफे की हद से बाहर निकालने की कोशिश करें चीजों को। इसीलिए तो हम फलसफा करते हैं कि वो उलूम है, जिस तरह उन्होंने खुद भी कहा। फिर कहीं फलसफे की बहस में मैं फलां बच्चे की बात नहीं सुनूंगा, माँ की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात ना करो, इस तरह तो नहीं होता। अच्छा, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप ये भी कहें कि यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट, तो ये भी एक क्या इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर
बेस्ड बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी मॉडल्स हैं जो कि जैसे पेनरोज का मॉडल है जो कि कॉन्फॉर्मल साइक्लिकल कॉस्मोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो कि ये प्रेमिस नहीं लेते। वो तो मादे की ओरिजिनेशन पर बात ही नहीं करता ना, वो तो मादे की इस हालत की ओरिजिनेशन पे बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। पेनरोज जो है वो ये कह रहा है कि जिस हालत में हम देख रहे हैं हो सकता है ये किसी साइकिल का एक हिस्सा हो, इससे पहले भी ये मादा और अतवार में हो शक्ल, हम तो मादे के ऊपर बात कर रहे हैं। पेनरोज के 20 साइकिल हो जाए, 30 हो जाए, इनफिनिट रिग्रेशन उसका भी नहीं मानेंगे। अच्छा ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। मादा कहीं ओरिजिनेट होना है ना। हाँ तो इसमें अब जैसे मैं इनफिनिट रिग्रेशन की बात करता हूँ, आप मुझे बता दें इलियास कि इनफिनिट रिग्रेशन एक फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट कैसे नहीं है? वो अपने अंदर साइंटिफिक है, उसका एविडेंस साइंस से हम लाते हैं या जिस तरह भी, लेकिन इनफिनिट रिग्रेशन नहीं हो सकती। इस आर्गुमेंट को फिलोसॉफिकल ना मानना ये ज्यादती है। उसका एविडेंस मैं साइंस से लाने लगा था। और नहीं है कॉस्मोलॉजिकल, जाहिर सी बात है कॉस्मोलॉजिकल कुछ ना कुछ तो देखेंगे ना कॉस्मोलॉजी को। देखें, जो फहद भाई बात कर रहे हैं कि इनफिनिट रिग्रेस की इम्पॉसिबिलिटी पर अगर कोई आर्गुमेंट पेश किया जाए तो वो क्यों नहीं एडमिट किया जाएगा, तो मैं ये कतअन नहीं कह रहा कि वो आर्गुमेंट एडमिट नहीं किया जाएगा। नहीं, मैं क्यों नहीं किया जाएगा? अगर वो फिलोसॉफिकल इन नेचर है तो बिल्कुल किया जाएगा, वो बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन बात यह है, और मैं उनसे अभी भी अर्ज कर रहा हूँ, 10 बस्ता अर्ज कर रहा हूँ, कि अगर कोई फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट है जो कि इस कायनात को हादिसे ज़मानी साबित कर सकता है या मादे को हादिस साबित कर सकता है, एक ही बात है, तो वो बिल्कुल पेश कर दें, ठीक है ना। चाहे वो इनफिनिट रिग्रेस की इम्पॉसिबिलिटी पे हो, जो भी हो, ठीक है ना। आगे वो जिस तरह से वो पेश करना चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो जो साइंटिफिक आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ साइंटिफिक डिस्कशन, दिस इज अ फिलोसॉफिकल डिस्कशन, इट इज अ मेटाफिजिकल डिस्कशन। तो हाँ, वो मैं उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग रिजिड, बट दैट इज हाउ इट इज। मेरे ख्याल से बात यह है कि ये अब डिस्कशन चली गई है एपिस्टेमोलॉजी पर, ठीक है। तो हम ये बात कर लेते हैं कि भाई ये अलग से फिर वो डिस्कशन हो जाएगा कि भाई क्या ये फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मानना चाहिए, एक अलग बहस है, ठीक है। अभी हम उस बहस में नहीं पड़े। हाँ, इफ ही वांट्स टू इंडल्ज इन इट सो ही इज मोर देन वेलकम, बट एट द मोमेंट फिर हमें एक्सक्यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई बंदा कॉस्मोलॉजी को या यूनिवर्स को देख के कोई एक प्रेमिस बिल्ड करता है, तो क्या आप उस प्रेमिस को एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट करेंगे? मतलब आप उसको क्वेश्चन करेंगे, उस प्रेमिस को आप एक फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट का हिस्सा समझेंगे? डिपेंड करता है ना वो प्रेमिस क्या है। आप कोई दे प्रेमिस, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, और मैं इनसे एग्री कर रहा हूँ कि जैसे प्राइम मूवर का जो आर्गुमेंट है वो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है, ठीक है, लेकिन वो फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट है, मेटाफिजिकल आर्गुमेंट भी है। इस चीज को इन्होंने मेटाफिजिकल या फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट माना प्राइम मूवर के, मेरी डेफिनेशन में वो साइंटिफिक है, लेकिन उनकी डेफिनेशन में नहीं है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया है कि मैं जो आर्गुमेंट प्रेजेंट करूंगा या करना चाहूंगा उसको ये फिलोसॉफिकल रखेंगे या साइंटिफिक रखेंगे, क्योंकि इनकी फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक की डेफिनेशन मेरे फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक से मैच नहीं करती। जो प्राइम मूवर आर्गुमेंट है उसमें हम कॉस्मोलॉजी को देख के एक प्रेमिस लेते हैं ना? हाँ बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो फहद भाई ये कहते हैं कि जब भी हम कॉस्मोलॉजी को देख के कोई चीज अखज़ करते हैं तो मेरे लिए वो साइंस है। सही है, बिल्कुल होगी उनके लिए। बात सारी वही आ जाएगी, ये फहद भाई इतनी मेहनत करेंगे, लेकिन मुझे आखिर में वही कहना है कि भाई ये तो साइंटिफिक है। अगर फहद भाई समझते हैं कि मैं आखिर में ये नहीं कहूंगा तो वो बसरो चशम वो बिल्कुल पेश कर दें आगे। मैं इसीलिए बस कतरा रहा हूँ पेश करने से, और वो आप अच्छा कर रहे हैं कि आप अभी बता रहे हैं। आपके पास अगर कोई प्योर मेटाफिजिकल आर्गुमेंट है, यानी कि मैं प्योर मेटाफिजिकल नहीं, मैं उसको मैं प्योर, अब प्योर कह देने से कुछ नहीं फर्क पड़ता किसी चीज को, मेटाफिजिकल एक ही होता है। मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल वो पेश कर दें। मैं बिल्कुल इसको मैं ये कर सकता हूं। वो आर्गुमेंट प्राइम मूवर से नियर आसपास का है कि नहीं? अगर आसपास का है तो कर। मैं तो यही कहूंगा कि जिस चीज को ये पोटेंशियलिटी और एक्चुअलाइजेशन ऑफ मैटर और ग्रेजुअल चेंज ऑफ मैटर कह रहे हैं, मेरे नजदीक वो ग्रेजुअल चेंज, जिसको ये मूवमेंट भी ऑब्वियसली कह रहे हैं और उस मूवमेंट पे टाइम ट्रैक कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं चलिए आप प्राइम मूवर ही समझ लें इस आर्गुमेंट। आप कह रहे थे कि ग्रेजुअल चेंज है, और वो मैटर जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने कहा ना, मैंने आपसे क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने तो आपसे पूछा तो आपने कहा कि हाँ वो टाइम भी ग्रेजुअल चेंज का ही मेजर ऑफ वो था, ये आपने कहा था। हाँ, लेकिन आप कहते हैं कि वो किसी और चीज का ग्रेजुअल चेंज था, वो मैटर का ग्रेजुअल चेंज नहीं था। हाँ, उस पर मैंने ये कहा था कि ग्रेजुअल चेंज ही मैटर में होता है, क्योंकि जब आप ग्रेजुअल कह रहे हैं तो आप पोटेंशियलिटी एक्चुअलिटी दोनों प्रीसपोज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है चेंज जो है वो मौजूद हरकत के बगैर नहीं होती, तो एक्चुअलिटी साबित हो गई, और क्योंकि वो ग्रेजुअल है तो वो पोटेंशियलिटी भी साबित हो गई, तो मैटर तो आपने खुद आप ले आए ना उसमें। और एग्जैक्टली, और ये जो हालत है कांस्टेंट पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी की, या जिसको भी आप मैटर बीच में लाने की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये है, लेकिन इन्फिनिटली रिग्रेस नहीं कर सकती। हाँ, उसमें फिर वही होगा, आप कहेंगे कि नहीं इन्फिनिटली रिग्रेस कर सकती है, सही बात है। मैं इस तरफ से एविडेंस लाऊंगा वो साइंटिफिक होगा, यही तो मैं तब से बोल रहा हूं। नहीं, उसके अंदर तो वो फिर पेनरोज ने कहा नहीं है कि वो कर सकती है इन्फिनिटली।
प्रैक्टिस, अगर मैं आपको फिर इलियास वो बता आप रहा हूँ, नहीं नहीं आप रिपीट कर रहे हैं, वो सही बात कर रहे हैं, फहद भाई सही बात कर इन्फिनिट रहे हैं। रिग्रेस नहीं है अपने पेनरोज भी। जी पेनरोज जी है कि इस हालत से पहले कई दूसरी हालतें भी हो सकती हैं और उन कई दूसरी हालतों का भी इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता। ये जो assertion है जो कि unsubstantiated है, यानी कि ये तो वही philosophical मैं वही बताने लगा ना, अब वही मैं करने लगा था, मैं वही करने लगा था कि पेनरोज की थ्योरी जो है वो और नहीं, मैं दूसरी जो पेनरोज की थ्योरी लीनियर की बात नहीं थ्योरीज कर हैं, रहा। और सर मैं इलियास से बात कर रहा हूँ कि पेनरोज की सही जो है, थ्योरी बिल्कुल। आप प्रेजेंट कर रहे हैं और जो थ्योरी दूसरी थ्योरीज हैं इसके हिसाब से साइंस के अंदर जो दूसरी थ्योरीज हैं बिग बैंग की या दूसरी, उनको आप खुद देख लें कि ज्यादा साइंटिफिकली सब्सटेंशिएटेड कौन सी है। अच्छा पेनरोज तो अकेला पड़ जाता है, ठीक हो गया ना, या उसके अंडर स्टडीज जो है उन्होंने उसको रेफर किया हुआ है, यानी जो उसके अंडर पीएचडी कर रहे थे और इस किस्म के बस उनके आर्टिकल्स हैं, ठीक हो गया ना। मैं ये कह रहा हूं कि साइंस जो है वो किस चीज पर खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है जो एक मजमूई तासुर बना हुआ है। पेनरोज जी जी अजर्शन कर रहे हैं, मैं उसकी अजर्शन को रिजेक्ट करने के लिए दलील नहीं दूंगा, वो दलीलें ऑलरेडी बाकी सारे साइंसदान दे रहे हैं। मैं ये सही अजर्ट हो कर रहा हूं कि पेनरोज की जो अजर्शन है वो अगेन अपने अंदर अनसब्सटेंशिएटेड है और वो उस मॉडल को मान लेने से भी इन्फिनिट रिग्रेशन नहीं खत्म होती। सिर्फ ये सोचा जा सकता है कि जिस हालत में हम अभी हैं इससे पिछली हालतें कुछ एग्जिस्ट करती थी। वो अच्छा इन्फिनिट तो रिग्रेशन के खिलाफ फिर भी आर्गुमेंट नहीं बनता, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो जो साइक्लिकल लेकिन होना जो है वो आप किसी ये चीज कैसे को कह सकते हैं? सेल्फ ओरिजिनेटिंग नहीं कह होता ना। अच्छा लेकिन लेकिन मेरा क्रिएशन सवाल एक्स ये है, निहिलो तो कहीं ना कहीं है। साइंस ने तो इसका जी, जी, सबूत जी। नहीं दिया कि क्रिएशन एक्स निहिलो नहीं हो सकती, कि दिया है? अगर दिया तो क्रिएशन एक्स निहिलो नहीं हो सकती, इसके ऊपर जो है वो साइंस के अंदर काफी हद तक इजमा है। एक पेनरोज है जो कहता है कि शायद हो सकती है, शायद है, और वो कंसेंसस भी डेवलप नहीं कर सका। देखें इलियास, पता क्या हो रहा है, देखें वो अपनी हर बात में ना, देखें वो क्या कह रहे हैं, साइंस ही कहती है, साइंस ही कहती है। अच्छा, मैं साइंस की बात यहाँ पर करने आया ही नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं जी जी यहाँ पर फिलोसफी और मेटाफिजिक्स की बात करने आया था। तो वो अब आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि उनके पास मेटाफिजिक्स और फिलोसफी से सवाल नहीं, जिसको मैं मेटाफिजिक्स या फिलोसफी कह रहा हूँ, बेशक वो उनके जी जी नजदीक साइंस की फिलोसफी हो, मैं उसको मान रहा हूँ, मैं उसको कंटेंट वो नहीं कर रहा, डिस्प्यूट नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास मेटाफिजिकल कोई आर्गुमेंट नहीं है। उनके पास साइंटिफिक होगा, बिल्कुल होगा, मैं उसको चैलेंज भी नहीं कर रहा। साइंस को कैसे मालूम है कि इस बिग बैंग से पहले एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करती थी? नहीं देखें, साइंस की तरफ मैं जाने लगता हूं तो वो कहते हैं कि मुझे जाने नहीं, दें। ये मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं वो नहीं समझ हाँ रहे। मैं तो वेरी सिंपली मूवमेंट के और एब्सोल्यूट जीरो के कॉन्सेप्ट के थ्रू इस बात तक पहुंचना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं मूवमेंट के अंदर मूवमेंट की एब्सेंस थी मैटर में, ठीक है ना। हम तो सिर्फ इस टाइम तक, इस वक्त तक जाना चाह रहे थे, और उसको हम क्या कहते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया, पेनरोज ठीक भी, है, आप अगर उन पेनरोज ठीक को हो गया, पढ़ें, ठीक हो गया, मैं मान गया। पेनरोज भी ये ये वो नहीं भी कह मान रहा कि कभी कहीं भी ये नहीं होगा कि टाइम जीरो नहीं आएगा, ये कह रहा है नया ठीक साइकिल हो शुरू हो रहा है और उसका एक ठीक नया टी इज इक्वल टू जीरो। मैं ठीक सिर्फ यहाँ ठीक तक हो जाना गया, चाह रहा ठीक हो गया, ये तो हम एग्री कर गए। आगे था। एग्जैक्टली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब टाइम जीरो है, इस यूनिवर्स का टाइम जीरो था। जब इस यूनिवर्स का टाइम जीरो था, तो इनके नजदीक जितनी जो मैटर है उसके अंदर टाइम का एग्जिस्ट करना कंटिन्यूअस चेंज है, पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी के हिसाब से। ये बात आपको समझ आ रही है ना? जी जी अच्छा, अब मैं महज ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तमाम जो साइंसी रवैया है, चलें आप उसको दलील ना माने, आप कुछ ना माने, फिल वक्त तमाम साइंसी रवैया या हमारा फहम भी ये जरूर कहेगा कि अगर एक चीज फैल रही है तो वो कहीं एक जुड़ी हुई जगह से उभरी है, ठीक है। इन्फिनिटली ठीक हो रिग्रेस नहीं करेंगे, लेकिन रिग्रेशन तो होगा। वो रिग्रेशन जो है वो किसी स्टार्टिंग पॉइंट पर जाता है, उसको हम इस यूनिवर्स की इस हालत की बिगनिंग करेंगे। 1.5 घंटा हो चुका है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मेरा आगे अगर हाफिजा मेरे साथ है तो मैंने शुरू में ये कहा था कि मैं कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में एक तब्दीली करता हूँ मेरियोलॉजिकल निहिलिज्म से बचने के लिए, और वो एक तब्दीली ये है कि ये जिस हालत में इस वक्त मौजूद है, जी जी अब अगर ये कहना चाहें या पेनरोज ये कहना चाहे या कोई भी ये कहे कि ये इस हालत से पहले भी किसी हालत में ही था, लेकिन ऐसा कोई वक्त नहीं था जब मैटर ना हो, ठीक हो गया, ठीक है, तो मैं उस पर अलग से बहस करूंगा। लेकिन हम जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट की हद तक जाता है, और ये इनको समझ आती ही होगी, और मुझे तो बहुत क्लियर है कि कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट प्रेजेंट कंडीशन ऑफ कॉस्मोस के हिसाब से आर्गुमेंट है। ठीक हो गया, ठीक हो, ठीक हो गया। तो साइंस आप माने या ना माने, आप हाँ उसको फलसफियाना दलील माने या ना माने, एक हालत है जहां जो इस वक्त मौजूद है, और उसको ऑब्जर्व करने से हम ये इन्फेरेंस कर सकते हैं, और कम से जी कम जी इन्फेरेंस को और इंडक्शन को आपको मानना फिलोसॉफिकल मानना ही पड़ेगा। ठीक हो गया, हम ये इन्फर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं टी जीरो था, ठीक हो गया, यहाँ जिसका ये बात मतलब है समझ आ गई। मूवमेंट जीरो जीरो थी, थी। ठीक अब ठीक हो अगर गया। मैटर के डिफाइनिंग फीचर और डेफिनेशन में ये डाल दिया जाए कि उसका टी जीरो नहीं हो सकता, इट नेवर रीच्ड टी जीरो या इट नेवर बिगैन फ्रॉम टी जीरो,
तो हम ये कह रहे हैं कि वो मौजूदा कायनातियाती और मौजूदा साइंसी और मौजूदा अकली तकाजों के खिलाफ हो जाएगा कि अगर आप कहें कि ये हमेशा से चेंजिंग भी है, हमेशा से ही मैटर भी है और हमेशा से ही वक्त भी है। लेकिन ये जिस एपिस्टेमोलॉजिकल रेलेवेंस से निकल रही है उस पे बेसिकली हुसनैन जो है वो गुफ्तगू नहीं करना चाह रहे, जैसे एपिस्टेमोलॉजी है वो कुछ सतीली मेरे बेटी है ख्याल से उन्हें इस बात पे इख्तिलाफ नहीं है कि जो आपने कहा t = 0, उन्होंने इसके खिलाफ फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट प्रेजेंट किया कि उससे पहले भी अगर आप टाइम मानते हैं तो फिर आपको वो मैटर मानना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि वो मैटर ये कैसे साबित कर रहे हैं कि वो यही मैटर है, ये तो कोई साबित नहीं कर पा रहा ना। और मैंने कहा एक एक्सपोजिटरी जो हमारा बीच में पोर्शन आया उसमें ये कहा कि अगर वो चेंज कहीं है भी तो वो किस में होगा। अगर मैं ये कहता हूं, मैं बेवकूफ तो नहीं हूं इस मामले के, मैं कहूं कि ये मैटर जो है ये एक्चुअलाइज होने का पोटेंशियल रखता है और वो पोटेंशियल किधर था, इसी मैटर में कहीं था, इसका मतलब है कि वो मैटर ऑलरेडी था, फिर तो वो एक्चुअलाइज था, फिर वो पोटेंशियल तो कभी नहीं था। ठीक हो गया। मैं ये चेंज ऑफ पोटेंशियल एंड एक्चुअलाइजेशन ही की तो इनफिनिट रिग्रेशन की तरफ से बात कर रहा हूं कि आप जब हर वक्त इसको एक्चुअलाइज्ड मानते हैं और आप ये कहते हैं कि पोटेंशियल रखने के लिए भी इसको एक्चुअलाइज्ड होना पड़ेगा पहले, तो वो एक इलॉजिकल फैलेसी बन जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि फहद महमूद सोख्ता बोलने का पोटेंशियल रखता है बोलते हुए, जब वो एक्चुअलाइज करके पोटेंशियल फिर आप कहेंगे जी वो पोटेंशियल रख सकता है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था, एक्चुअलाइजेशन और पोटेंशियल का प्रीसीडिंग और प्रोसीडिंग का रिलेशन तो मानना पड़ेगा ना, और उसी को चेंज कहते हैं, उसी को ये भी चेंज कह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था, पोटेंशियल गॉड में है या उस फर्स्ट कॉज में है या जिस भी चीज में, ये हमारा एक्सपोजिटरी पोर्शन है ना, बैकिंग द क्वेश्चन, फिर आप उस तरह चले। ठीक। तो जितना भी मैं ये कह रहा था, इन्होंने कहा जी आप मानते हैं कि इससे पहले कोई टाइम था, मैंने कहा हाँ जी मानते हैं। अब वो क्या मैं अपना मनहज बता रहा था या दलील बता रहा था, वो इन्होंने नहीं पूछा, ठीक है, अपनी बार वो क्लियर कर लिया फौरन, ये मनहज है, ये मेरी दलील है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम 0 तक तो गया है इस यूनिवर्स का, और इन्फिनिट रिग्रेशन नहीं हो सकता। अच्छा, अब टाइम 0 जो है वो मौजूद मैटर की अनचेंजिंग हालत का नाम है। ठीक हो गया, ठीक है ना। अब ये गुफ्तगू सारी की सारी तब से बीच में जो है वो हो ही नहीं सकी। मैं अपनी कमजोरी ये समझता हूँ कि क्रिएशन एक्स निहिलो पे बहस नहीं हुई कि वो मैटर जो है, जो बुनियादी क्वेश्चंस उठते हैं वो तो यही है, व्हाई देयर इज समथिंग रेदर देन नथिंग, या जो चीज आई है वो शुरू में कहां से आई है। मैंने एक बात इनसे वैसे पूछी कि जी मैटर क्या खुद को एग्जिस्ट करवा सकता है, इन्होंने कहा नहीं, और बाद में कहा ये मेरा मनहज है, मैं इसको मानता नहीं। फिर जैसे ही मैं दूसरी तरफ से आता हूं कि अगर मैं ये साबित कर रहा हूं कि इस मैटर के अपनी जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं, ये क्वांटम पार्टिकल्स, क्योंकि तमाम मैटर रिड्यूस हो गए क्वांटम पार्टिकल्स हैं, ये तमाम क्वांटम पार्टिकल्स कभी भी सेल्फ कॉज नहीं करते। देखें, जो T0 की ये बात कर रहे थे, तो T0 तो भी साबित ही नहीं हुआ। यानी कि T0 तो वही बात है ना कि ये तो साइंटिफिक बात हो गई, फलसफियाना तरीके से आप T0 कैसे साबित करेंगे, यही तो सवाल है। और तो T0 तो साबित नहीं हुआ, ठीक है, तो फिलोसोफर T0 को नहीं मानते। देयर इज नो T0 बिकॉज़ मोशन इज विद इन द सब्सटेंस ऑफ मैटर इटसेल्फ, ठीक है। ये असर्शन है, एक साइंटिफिक क्वांटिटी है, उसको साइंटिफिकली साबित करेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप ये बिग बैंग को कैसे देखते हैं? We don't know. I mean, we feel that before, even if Big Bang did occur, so Big Bang occurred in something. There was some singularity, right? Okay, so there was something even prior to the Big Bang. You call it an implosion, like I would call it an implosion. Okay, so even prior to the occurrence of the Big Bang, prior to the occurrence of that implosion, that singularity was still over there. I mean, the entire mass of the cosmos, the physical cosmos, was concentrated at a single point of infinite density, right? And then it imploded from within. Now, so something was still over there. Okay, I mean, even if you now, अब बात so सारी वही आ जाएगी कि पूरी प्योरली फिलोसॉफिकल डिस्कशन में मैं साइंटिफिक डिस्कशन करना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो फहद भाई, ये अब साइंस ने कहीं पे भी साबित नहीं किया कि नथिंग से समथिंग क्रिएट हुआ था, कि किया हुआ है? नथिंग से समथिंग का क्रिएट होना एक फिलोसॉफिकल इज्मा था, और नहीं, साइंस ने उसको, और साइंस ने फिलोसॉफिकल बात नहीं निगेट है। नहीं, हाँ, ना साइंस ने इसे साबित किया, तो ये चीज ये फिलोसॉफिकल बात है, ना ही ये फिलोसॉफिकल बात है। हाँ, मतलब ये फिलोसॉफिकली प्रूव की जा सकती है या डिसप्रूव भी की जा सकती है? नहीं, फिलोसॉफिकली भी प्रूव नहीं की जा सकती। वजूद अदम से कैसे आएगा भाई? अदम वजूद की चीज है, ठीक है ना। तो इल्लत मालूल में सिनखिया होती है। तो बात असल में इस पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक वो पॉइंट है ना जिसपे ना साइंस कलाम करती है, क्योंकि साइंस आजिज हो जाती है इस पॉइंट पे आके कि भाई हमें नहीं पता कि ये नथिंग से समथिंग आया। असल में तो इलियास मेरी बात सुने, पता है क्या, देखिए मैं साइंस को लाना नहीं चाह रहा था, अगर मैं साइंस पे लाऊं तो फिर मामला और बिगड़ जाएगा। नहीं, बिल्कुल हसनैन भाई, लेकिन बात ये है कि मैं ना सोख्ता साहब को ये बताना चाह रहा था कि साइंस भी आगे जाके आजिज हो जाती है। मतलब यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम साइंस पे चले जाएंगे तब भी इनका मौक़िफ़ वो साबित नहीं होगा, लेकिन मैं साइंस पे गुफ्तगू ही नहीं करना चाह रहा। ठीक हो गया, तो हमें इस बात पे बात करनी चाहिए ना जिसमें ना साइंस कुछ कलाम करती है
मतलब जो एक मतलब प्योरली एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन है तो वो ये है T0 तो अभी साबित ही नहीं हुआ। T0 तो ये साबित करेंगे फिलोसॉफिकली, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैटर के सब्सटेंस में ही मोशन है। कैसे हमें पता? हमारा मुशाहिदा बताता है कि अवारिस जो हैं शय के, वो मौजू में इनहर करते हैं। तो अवारिस का जो वजूद है वो वजूद फी गैरी ही है, यानी कि वजूद फी मौजू है, ठीक है। अवारिस जो हैं, जो शय के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, दे डोंट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑन देयर ओन, दे आर नॉट सेल्फ सब्सिस्टेंट। फॉर द टाइम एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड द डिस्कशन।